तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया सेफ्टी में। जैसे कि आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पे व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम जानेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साहित्य भवन पब्लिकेशन व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स, डॉक्टर JP मिश्रा, उनकी ये पुस्तक है। अब यहाँ पर तो सबसे पहले जानेंगे कितने चैप्टर हैं। 1 से लेकर के टोटल 25 है ना, 25 चैप्टर हैं। अब 25 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, 1 में कौन आ रहा है, 2 में कौन आ रहा है, 3 में कौन आ रहा है, 5 तक यूनिट्स हैं, जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, सबसे पहले पार्ट के नाम है आपके अर्थशास्त्र की परिभाषा अवधारणा, जो कि पूरी 12वीं की तरह है। उसके बाद अर्थशास्त्र के प्राकृतिक क्षेत्र, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। हाँ, ये 11वीं 12वीं दोनों का मिश्रण समझ सकते हैं, ठीक है। आर्थिक अध्ययन की प्रणाली, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं, कीमत संयंत्र की कार्यकरण, उपयोगिता विश्लेषण, मांग नियम, मांग की लोच, उत्पादन फलन, पैमाने का प्रतिफल, श्रमोत्पादक वक्र विश्लेषण, आंतरिक एवं बाह्य मितव्ययी एवं अमितव्ययी साधन, बाजार की संरचना को पढ़ेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता को समझेंगे। वैसे इस पर एक वीडियो बन चुकी है, अगर आपने देखा होगा। इकोनॉमिक्स का भी हाल ही में वीडियो अपलोड हुआ था, हफ्ते भर लगभग अंदर, है ना। वहाँ पर मैंने इन टॉपिक को आपको समझाया था। एकाधिकार प्रतियोगिता की निर्धारण क्षमता, अल्पाधिकार, द्वयाधिकार क्या होते हैं, मतलब पूरा ये बाजार के अंतर्गत आते हैं। फिर वितरण के सिद्धांत, मजदूरी, लागत, ब्याज लाभ इत्यादि, ठीक है। तो ये तो आपने चैप्टर का नाम देख लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम इसमें यूनिट कैसे डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए आपको ये देखना है, जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा यूनिट बांटा गया है। अब अलग अलग जगह में ये हो सकता है कुछ परिवर्तन के साथ हो, पर हमारे यहाँ बिल्कुल यही चल रहा है कि यूनिट 1 के अंतर्गत अर्थशास्त्र की परिभाषा से लेकर के उपयोगिता विश्लेषण, उपयोगिता नियम तक के क्वेश्चनों को दिया गया है। मतलब मांग के नियम से पहले के जितने भी आपको चैप्टर मिलेंगे वो यूनिट 1 के अंतर्गत आते हैं। तो मांग का नियम आपका स्टार्ट होता है चैप्टर 8 से, है ना, ऐड से। तो इससे पहले आपके 7 चैप्टर है 1 से लेकर के, तो 1 से 7 तक का है वो पूरा 1 यूनिट के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, क्वेश्चन तो एक ही आता है 15 नंबर का। सेमेस्टर में हो सकता है 2-3 टुकड़ों में आ जाए, उनका अलग सिलेबस चलता है ना। ये है जो लोग वार्षिक पेपर दिलाते हैं एक बार या प्राइवेट दिलाते हैं, उनके लिए है, ठीक है। तो उनके हिसाब से बताया जा रहा है कि जो लोग साल में एक बार प्राइवेट पेपर दिला रहे हैं या रेगुलर भी कर रहे हैं लेकिन साल में एक बार पेपर होना है, उनके लिए, सेमेस्टर वाले के लिए नहीं है, ठीक है। पर वो भी समझ सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन 15 नंबर के लिए होता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो, 1 से लेकर के 7 तक के जो चैप्टर है ना, इसमें से सभी से तो नहीं आएंगे। कोई 2-3 ही चैप्टर होगा, कोई 1-2 ही चैप्टर होगा जिससे 15 नंबर के क्वेश्चन आते होंगे। तो क्या आपको पता है वो कौन सा चैप्टर है जिससे 15 नंबर का आता है? नहीं, तो फिर ये वीडियो को पूरा और अंत तक देखना, ठीक है। वैसे यूनिट 2 में देखते हैं कितने चैप्टर आ रहे हैं। तो मांग से लेकर के मांग के लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, मतलब उत्पादन से पहले तक का। तो आप देखेंगे उत्पादन फलन, तो यहाँ से स्टार्ट है। तो इसका मतलब है कि मांग और मांग की लोच केवल 2 ही चैप्टर है। तो देखिए ये कितना सरल और छोटा हो गया। यहाँ पर आपको केवल मांग और मांग की लोच पढ़ना है और आपका पूरा 15 नंबर का तैयारी हो जाएगा। यहाँ 15 नंबर लाने के लिए 7 चैप्टर हैं, यहाँ पर केवल 2 चैप्टर है। तो एकदम कॉमन है कि यहाँ पर आपको बहुत कम ही क्वेश्चन पढ़ना है और आपका पूरा 15 का 15 नंबर तैयारी हो जाएगा। इसके बाद उत्पादन फलन का जो पूरा क्वेश्चन है वो बाजार से पहले तक का है। तो बाजार का क्वेश्चन 15 पार्ट से स्टार्ट है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 10 से लेकर के 14 तक के जो चैप्टर हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 5 चैप्टर, वो पूरे 5 चैप्टर हैं यूनिट 3, जिसमें आपको उत्पादन फलन पढ़ना है। अब इसमें भी कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा। नहीं देखें तो अभी चलिए इसमें मैं बताने वाला हूँ। अगला यूनिट है 4, बाजार संरचना में पूरा द्वयाधिकार तक का है, वितरण के सिद्धांत को छोड़ करके। तो यूनिट 4 में ना ये बाजार संरचना से लेकर के 20, मतलब 15 से लेकर के 20 चैप्टर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर हैं। ये यूनिट 4 को कवर करते हैं, पूरा ये चैप्टर यूनिट 4 में अंतर्गत आता है। फिर यूनिट 5 में आपका वितरण से लेकर के लाभ तक का 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर है। तो ये तो आपको पता चल गया कि कितने यूनिट्स हैं और यूनिट के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ठीक है। इस 4-5 मिनट के दौरान में हमने समझ लिया पूरे इकोनॉमिक्स में
यूनिट कैसे डिवाइड हैं, कितने चैप्टर हैं और चैप्टर किस यूनिट के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब जानते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्या हैं, उनमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना ही चाहिए फाइनल एग्जाम में, किस तरह से पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है, जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो जो बच्चे वीडियो को भगा भगा देख रहे हो ना, वो रुक जाओ और थोड़ा समझ जाओ, थम जाओ और साथ में देखो। आगे बढ़ने से आपका इन्फॉर्मेशन आधा अधूरा हो जाएगा और आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले मैं पीछे से बताता हूँ, पीछे से एकदम लास्ट से, यूनिट 5 से लेकर के, है ना। वो यूनिट 5 में आप कितने जो चैप्टर है ना, वितरण से लेकर के लाभ तक का, हम उसमें जाते हैं। अब चूंकि आज मैं आपको बुक से बता रहा हूँ तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी से लेकर के आने वाले हर साल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक ये सिलेबस बदलता नहीं है। हाँ, लेकिन आपके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है वो आप अभी देख रहे हैं। आपके पास अजय मालव का, आप उससे भी देख सकते हैं। मैं आपको जो भी बताऊँगा अभी बुक से बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले लाभ वाला जो चैप्टर है वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यूनिट 5 से, है ना। तो लाभ का चैप्टर तो हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है, फिर यूनिट चाहे जिस भी यूनिट के अंतर्गत आता हो, पर वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आया है। तो देखिए, लाभ चैप्टर का नाम है लाभ, लाभ का अर्थ, लाभ की परिभाषा, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ लेना है लाभ होता क्या है, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। किसी भी चैप्टर में उसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको जानना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा है, एक उद्यमी या साहसी जो जोखिम उठाने का जो प्रतिफल मिलता है उसे लाभ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीय आय का वह भाग जो वितरण की प्रक्रिया में साहसियों को प्राप्त होता है वह लाभ कहलाता है, ठीक है। तो लाभ होता क्या है, एक व्यवसायी या उद्यमी को जोखिम उठाने के बदले में जो प्राप्त होता है प्रतिफल, उसी प्रतिफल को हम लाभ कहते हैं। अब आपको समझ में आया क्या होता है। तो उद्यमी या साहसी होता कौन है, वह व्यक्ति जो कोई व्यापार करने के लिए साहस दिखाता है। देखिए व्यापार में बहुत सारे जोखिम हैं, व्यापार चलेगा कि नहीं, लाभ होगा कि नहीं, घाटे हो जाएंगे, कोई टक्कर दे सकता है, सरकार से छेप हो सकते हैं, टैक्स बहुत देना पड़ेगा, कच्चा माल मिलेगा कि नहीं, मौसम कितना प्रभावित करेगा, इतने सारे कारखाने बोलता हूँ, इतने सारे जोखिम है कि आप जोखिम की लिस्ट बनाएंगे ना तो आप व्यापार करना छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी इन जोखिमों से लड़ने के लिए अगर कोई तैयार हो जाता है और फिर बिजनेस करता है और टिका रहता है, उसी को हम साहसी कहते हैं। तो उस साहसी को मिलने वाला जो भी प्रतिफल होगा, छोटा सा जो भी उसको उपहार के रूप में मिल रहा है, वही उपहार उसका लाभ होता है। तो लाभ का डेफिनेशन ये है, ठीक। अब बहुत सारे लेखा शास्त्री हो गए जो अर्थशास्त्री जिन्होंने इनका परिभाषा दिया है, तो आपको किसी 2-3 का पढ़ लेना है। इसमें जेके मेहता का मैं पढ़ता हूँ, जेके मेहता टॉप में है, इन्होंने लिखा है, प्रावेगिक संसार में मानव के उत्पादन कार्यों में अनिश्चितता तत्व एक चौथे प्रकार का त्याग उत्पन्न करता है। यह त्याग जोखिम उठाने का है या अनिश्चितता सहन करना। इसको लाभ के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, ठीक है। जिसका स्पष्ट और तुरंत समझ में आया ना उसी को लिखना। अब वो तो मेरे को लगा भाई थोड़ा ज़्यादा ही वो है, समझने लायक शायद इसका है, सुम्पिटर का। लाभ साहसी के कार्य का प्रतिफल है अथवा वह जोखिम, अनिश्चितता तथा नव परिवर्तन के लिए किए जाने वाला भुगतान है। बहुत ही सिंपल है और बहुत सही है, ठीक है। इसी को आप पढ़ लेना। इतना बेहतरीन परिभाषा है इनका कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही किसी भी टॉपिक का अर्थ और 2-3 लेखकों की परिभाषा, ठीक है। अब लाभ के प्रकार पूछ सकता है, जैसे कि कुल लाभ, कुल लाभ में क्या क्या शामिल है उसकी परिभाषा दिया हुआ है। साहसी की भूमिका, गिसावट, रख रखाव, अभिव्यक्ति, वास्तविक लाभ, शुद्ध लाभ, जोखिम उठाने का पुरस्कार, नव परिवर्तन। ये कुछ टॉपिक है जो पढ़ के रखना चाहिए, पर अगर विशेषता पूछा डायरेक्ट तो फिर आपको ये 4 विशेषता पढ़ लेना है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना लाभ के चैप्टर्स में, वो है लाभ का सिद्धांत, ठीक है। लाभ का सिद्धांत या लाभ के लगान का सिद्धांत ये पूछा जाता है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो इधर के अब जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको टिक लगा लो, उसको पढ़ लेना। और हाँ, अगर आपको बुक से पूरा डिटेल में चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो को देखने के दौरान आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जितने भी बच्चे हैं। और अगर आपके पास अवेलेबल है रॉ मटेरियल जिसे आप पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल,
हो, चाहे अजय माला हो, चाहे बुक हो, चाहे कोई भी पुरानी गाइड हो जिससे आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को बुक का पूरा चाहिए रहेगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत PDF बना के टेलीग्राम में भेज दूंगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ का मजदूरी सिद्धांत भी काम करता है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिट 5 से आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लाभ के जोखिम का सिद्धांत, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट वो है ये कि लाभ का अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत है, नाइट का सिद्धांत को बताइए, ठीक है। तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाभ के चैप्टर से, जो कि आपको सबको पढ़ लेना चाहिए। जो भी मैंने अभी लाइन से बताया, इनमें से किसी को टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। इसके बाद फिर इधर से ये वाला इम्पोर्टेंट है, लाभ का आधुनिक सिद्धांत। अब लाभ का आधुनिक सिद्धांत जो है उसको आपको ध्यान से देखना है, क्या क्या पॉइंट है। लाभ के आधुनिक सिद्धांत में विस्तार से टॉपिक बताया है, सहासी की मांग बताया है, सहासी की पूर्ति बताया है, लाभ का निर्धारण बताया है पॉइंट में, और ऐसे कर करके ग्राफ वगैरह के माध्यम से इसको पूरा यहाँ से वहाँ तक ख़त्म किया 2 पेज में। और ये मेरे ख्याल से 15 नंबर के लिए सफिशिएंट है। वहाँ तो तीनों टॉपिक को एक साथ पूछ सकता है, यहाँ पर ये अकेला ही टॉपिक है 15 नंबर के लायक। तो इस चैप्टर से ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, उन पर भी आते हैं, ठीक है। ब्याज का सिद्धांत, ब्याज का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें कौन सा ब्याज है, क्या है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत आपको पढ़ लेना है, जिसके अंतर्गत आप इस पूरे डिटेल को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अपने मन से जितना भी आपको समझ आए उतना आपको लिखना है, पर पढ़ना डिटेल से है। IS वक्र या बचत निवेश वक्र, इसको भी आप थोड़ा पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये, ठीक है। ये पूरा विस्तार से जो दिया गया है ना, ये भी अकेले 15 नंबर कवर करते हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको देख लेना है। वैसे अजय माला होगा तो आपको तो उसमें दिया ही होगा कि किस क्वेश्चन को कितने वर्षों में कितनी बार पूछा है, किस किस यूनिवर्सिटी ने पूछा है। हाँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ब्याज का फ्रंट से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्याज का है, ब्याज के प्रकार, आशय प्रकार, और ये ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ग्राफ से जो आगे बताया है। अब लगान से भी क्वेश्चन आता है। अब मैं लगान का एकदम फ्रंट पेज निकालता हूँ। लगान, साधारण बोलचाल में लगान का मतलब आप कुछ अलग धारणा से लगाते हैं। इंग्लिश में रेंट लिखा है ना, लेकिन यहाँ कॉमर्स में शास्त्र में लगान का क्या अर्थ है, डिटेल से आपको पढ़ना और समझना चाहिए। लगान के क्वेश्चन, लगान के आशय, लगान की परिभाषा और रिकार्डो का लगान सिद्धांत, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपके पास अजय माला होगा, नया पुराना जो भी, उसमें आप देख सकते हैं रिकार्डो के लगान सिद्धांत को कितनी बार पूछा है। ये इनफैक्ट मेरे टाइम में भी एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। और मुझे इसके जो भी पॉइंट थे वो याद थे, मैंने लिखा था, मेरे एग्ज़ाम में आया था। मेरे ख्याल से 12वीं में भी था ये, मेरे वाले जो इकोनॉमिक्स हमने 12वीं में पढ़ा है उसमें भी था, ठीक। ये कुछ सिद्धांत है, देखिए रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना कीजिए, ये भी था, है ना। एक और व्यक्ति के सिद्धांत था, उन दोनों के बारे में अच्छे से दिया था, मुझे याद था। तो देखिए रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनाएं पॉइंट में दिया हुआ है, तो ये आपको पॉइंट कवर कर लेना है। बाकी सामने से आपको ये पता होना चाहिए रिकार्डो का लगान सिद्धांत, ठीक है। आर्थिक लगान, ठेके का लगान, इनमें अंतर आपको पता होना चाहिए। वैसे ही आगे बढ़ के मैं देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। नहीं, बस उतना ही है, आगे आप इधर बढ़ेंगे एक्स्ट्रा है, लेकिन जो मुख्य था मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
हर अब चैप्टर में क्या है, एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वही बताते जा रहा हूँ। और हर यूनिवर्सिटी अलग अलग क्वेश्चन को टच करती है। आप देखेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर हर साल अलग अलग पूछ रही है तो फिर जितने इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन सबको कवर करना, सबको पढ़ के जाना। और जिसको करंट में 2022 में पूछ लिया होगा उसको तो पढ़ना ही मत, बाकी छोड़ करके आप पूरा पढ़ सकते, ठीक है। ठीक, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है कि महिला श्रमिकों की मजदूरी दर कम क्यों है, पुरुषों की अधिक क्यों है। ये जो टॉपिक है ये 12वीं में भी 11वीं में भी है और ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो कार्य अनुसार मजदूरी, समय अनुसार मजदूरी, मतलब मजदूरी के जो पूरे प्रकार हैं ना, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो मजदूरी का मैं कहूँगा आपका पूरा मजदूरी का अर्थ, मजदूरी होता है क्या है, मजदूरी की परिभाषा, प्रयोग, नगद मजदूरी और असल मजदूरी क्या होती है, ये तो पता होना चाहिए भाई। ये तो मैं कहता हूँ 5वीं से इसको डाल देना चाहिए। इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, बिना ये सोचे कि आपको रटना है या आपके पास समय कम है या इम्पोर्टेंट है कि नहीं। इन सबको साइड करके ना यूनिट 5 से मजदूरी का अर्थ, परिभाषा और इनको पढ़ लेना, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें ना, कुछ चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं देखा जाता कि एग्ज़ाम है तो पढ़ूँ, नहीं है तो नहीं पढ़ूँ, ये आएगा तो पढ़ो, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ो, ऐसा नहीं। ये एक बेसिक चीज़ है, आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। कई लेखा शास्त्री ने भी इनके ऊपर पूरी किताबें लिख रखी हैं। तो आपको असल मजदूरी, नगद मजदूरी सब पता होना चाहिए। तो ये आप डिटेल से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरे रटवाऊँगा नहीं, मतलब समझा दूँगा। मैं खुद पढ़ूँगा और ऐसे पढ़ूँगा कि आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये वास्तविक मजदूरी पर डलने वाले प्रभाव और मजदूरी में भिन्नता। तो भिन्नता के कारण आपको पूरे यहाँ पर टॉपिक मिलेंगे। तो ये समझ लीजिए, मैं जो 3-4 पेज रखा हूँ यहाँ पर आपको, जो मैं दिखा रहा हूँ उन सभी को आपको कवर कर लेना है, यहाँ तक आपको पढ़ना है, ठीक है। बस आगे बढ़ें। अब इतने ही आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब वितरण के सिद्धांत को अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके बाद के जो इधर पूरा इम्पोर्टेंट था ना वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब वितरण के सिद्धांत से भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, आप अपने जयमाला में देख लें तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 1 में, ठीक है। मैं इसी बीच से कहीं ना कहीं से बताऊंगा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे भगा भगा के देखते हैं, इसलिए मैं कुछ इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। यूनिट 1 में अब देखते हैं क्या है। 1 से लेकर के 7 तक के चैप्टर हैं। सारे चैप्टर में मैं देखता हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? विज्ञान होने के रूप, विज्ञान होने के कुछ आदर्श विज्ञान के रूप, ये सब जो दिया है ये तीनों को पढ़ लेना। ये है यूनिट 1 के अंतर्गत इम्पोर्टेंट के श्रेणी में ये भी आता है, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र क्या कला है, कला के रूप में क्या नीति लागू होती है, उनको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों में फिर अंतर भी दिया होगा। यहाँ तक तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, तो समझ सकते हैं। मैंने अभी जो 2-3 टॉपिक बताया वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे अभी मैं देख रहा हूँ अर्थशास्त्र की मूल समस्या में क्या क्या है।
अर्थशास्त्र की विषम समस्याएं या मूल समस्या जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि उत्पादन कैसे किया जाए, कितना किया जाए, किसके लिए किया जाए, कैसे किया जाए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना है। चलो कुछ क्वेश्चन यहाँ मिला। कीमत तंत्र क्या है, कीमत तंत्र से आशय को पढ़ना है। कीमत तंत्र के 2 घटक होते हैं, उनको पढ़ लेना है। कीमत तंत्र के कार्य पढ़ सकते हो और कीमत तंत्र की सीमाएं। ठीक है, ये 2 चीज़ें पढ़ लेना। अब उपयोगिता ह्रास नियम में आते हैं, तो इसमें आपको उपयोगिता का अर्थ पता होना चाहिए, उपयोगिता की विशेषता, और इसके बाद उपयोगिता में भेद तो 2 सीमांत उपयोगिता होती है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है, शून्य सीमांत उपयोगिता होती है। वो सारे आपको टॉपिक पता होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, जो मैंने भी बताया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, बस ख़त्म। यहाँ से अवसर लागत वगैरह दिया जाता तो फिर इम्पोर्टेंट होता, नहीं दिया तो ख़त्म। ठीक, अब आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 से आपका नया टॉपिक शुरू होता है, मांग। अब मांग में मैं बताता हूँ क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मांग में मांग का नियम का अर्थ आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, मांग की वक्र दाएं से बाएं की ओर क्यों झुकती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस पर थ्योरी बनती है। ठीक, मांग में वृद्धि या कमी, यह टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है, कि मांग में वृद्धि कब होती है, मांग की अधिक कीमत क्यों रखा जाता है, तो ये उसके अंदर का टॉपिक दिए हुए हैं, ये आपको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अच्छे से याद रखना है वो ये है कि मांग को कौन सा तत्व प्रभावित करता है, मांग के प्रकार क्या क्या हैं, फिर आता है मांग की लोच। सेम टॉपिक यहाँ भी चलेगा, मांग का अर्थ परिभाषा। ठीक है, मांग की लोच श्रेणियों में लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, ये मैंने आपको एक बार बताया था। ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। ग्राफ के साथ याद रखना है, ऐसे ही बना बना के उसको दर्शाना। मोस्ट टाइम पे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, उन्हीं के साथ। उसके बाद इधर का आड़ी टेढ़ी सबको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ख़त्म हमारा 3 यूनिट 1, 2 और 5, 3 और 4 बचे। तो यहाँ से अब हम देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है उत्पादन में। ठीक, उत्पादन क्या है, उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों का संक्षिप्त महत्व, ये टॉपिक भी आपको पढ़ लेना है। ठीक, उत्पादन प्रण का अर्थ, विशेषता और प्रकार। उत्पत्ति ह्रास नियम, बताता हूँ, रुको, अभी वो आधा अधूरा था, चलो वो हट गया। तो उत्पादन के बाद जो आपको इम्पोर्टेंट है वो है पैमाने का प्रतिफल। इस यूनिट के अंतर्गत यूनिट 3 में यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन, 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको पैमाने का अर्थ पता होना चाहिए, प्रतिफल का अर्थ पता होना चाहिए। उसके बाद प्रतिफल के जो प्रकार हैं, यहाँ से लेकर के पूरा आपका यहाँ तक का ये पूरा क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, यही वो टॉपिक होते हैं जो बड़े से बड़े नंबर के लिए पूछे जाते हैं। उसके बाद उसको निर्धारित करने वाले तत्व, ये पूरा ही एक चैप्टर जो ख़त्म हो गया। और इसका ये 2 पेज का जो पूरा चैप्टर में दिया है ना पूरा, वो आपको पता होना चाहिए। यही है आपका पूरा 15 नंबर।
इतना ही पूरा लिख करके आना है। ठीक, अब वो ख़त्म होता है तो उससे पहले आपको यह देख लेना है कि आंतरिक और बाह्य मित्रवता में बड़े पैमाने के उत्पादन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बड़े पैमाने के उत्पादन से क्या हानि है और बड़े पैमाने के उत्पादन की सीमाएं, ये पढ़ लेना। उसके बाद हम आते हैं हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है बाजार से, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता से। तो बाजार का अर्थ, परिभाषा, बाजार की विशेषता, बाजार का वर्गीकरण आपको ये पूरा पढ़ लेना है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और बाजार के विस्तार को प्रभावित कौन करता है, तो मुझे 12वीं में याद था क्योंकि ये आया भी था और मैंने पूरा लिखा भी था, पूरे 6 पॉइंट, तो एटलीस्ट आपको भी याद कर लेना है। ठीक है, अब पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, किसने इसके बारे में क्या परिभाषा दी है, ये आपको पढ़ लेना है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता या गुण को पढ़ेंगे, अभी हम देखते हैं। यहाँ तो नहीं दिया है ठीक से। बाजार कीमत सामान्य कीमत में अंतर पढ़ लेना, यहाँ से है। अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण, पूर्ण प्रतियोगिता का जो एक क्वेश्चन था ना, वो मैंने आपको बताया था, अजयमाला में दिया, उसको पढ़ लेना। अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इसके कारण, एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में अंतर। ठीक है, एकाधिकारी का अर्थ पढ़ लो, एकाधिकारी के प्रकार पढ़ लो, क्योंकि इसमें ना टॉपिक बहुत है। अब वो जिसको भी पूछ दे, बाजार को पूछ ले, पूरा पूर्ण प्रतियोगिता को पूछ ले, एकाधिकार को पूछ ले, पर मेरे हिसाब से बाजार को पूछना ही चाहिए, अथवा में इधर से किसी भी एक को पूछ ले, या फिर इधर से पूर्ण प्रतियोगिता का एक क्वेश्चन उठाना चाहिए उसके, अथवा में इधर से कोई भी एक पूछ ले। इसलिए पूर्ण, अपूर्ण और ये बाजार तीनों को कम से कम पढ़ लेना। इधर फिर अथवा में जो भी दे, इधर का जरूरी नहीं है, लेकिन उधर के आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बस हो गया। इधर आप नहीं भी पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो इस 27 मिनट के दौरान मैंने आपको बता दिया कि इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितने भी यूनिट बटे थे उसमें से किस किस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता से क्वेश्चन आने वाला है। उत्पादन में पैमाने का प्रतिफल जो है, और आंतरिक, बाह्य और उत्पादन से क्वेश्चन आना है। मांग के तो 2 ही चैप्टर है, दोनों का अर्थ, परिभाषा क्या है और प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, और इसमें बोला भी है, देखो क्या क्या पूछेगा वो बोला भी है, उन्हीं को आपको पढ़ना है। ठीक है, भले अंदर में और कुछ दिया रहे। तो बस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। आपको तो पता है, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।